नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर सारा फ़िरोज़ के साथ मैटरनल हेल्थ के हवाले से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि माओं की सेहत के हवाले से बात हो रही थी और प्रेगनेंसी से पहले वाले विज़िट के बारे में हम बात कर रहे थे। इसी हवाले से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक दफ़ा जब अचीव हो जाती है तो बार बार वालदा को बुलाया जा रहा होता है, उनके चेकअप्स हो रहे होते हैं। एक तो ये किस तरह प्लान होने चाहिए, और ख़ासकर वो लोग जो दूर दराज के इलाक़ों से आते हैं उनको कितने अरसे के बाद आना ज़रूरी होता है कि डॉक्टर के पास आएँ, और इसके दौरान क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं या क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं? देखिए, हमने भी प्री कंसेप्शन काउंसलिंग की तो बात कर ली। जी। फर्स्ट एंटीनेटल विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आइडली 8 to 10 वीक्स में होना चाहिए। क्यों? एक तो ये कि हर कपल प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए आपके पास नहीं आता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें अगेन आप कैटेगराइज करें कि इस पर्टिकुलर औरत को कोई मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं है, कोई एनीमिया तो नहीं है, कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है, वैक्सीनेशंस हुई हुई हैं या नहीं हुई हुई हैं। प्लस दो चीज़ें कि उसकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हम सब करा लेते हैं, और दूसरा उसका अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड इस स्टेज पे बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। डेट्स जब हम बच्चे की कैलकुलेट करते हैं तो पीरियड्स की डेट ऊपर नीचे हो सकती है, उसमें एरर आ सकता है, लेकिन जो फर्स्ट डेटिंग स्कैन होता है जो 8 से 10 हफ्ते के बीच में किया जाता है वो सबसे एक्यूरेट होता है। उसके बाद का अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें हफ्ते, 5 दिन, 7 दिन का एरर एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा या कम वो हो सकता है। सो उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है एज फार एज द डेटिंग इज़ कंसर्न। तो अगर आपके पास एक इनिशियल डेटिंग स्कैन है तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको बच्चे की प्रोग्रेस और ग्रोथ का अंदाज़ा होता रहता है। अगर बेबी प्रॉपरली ग्रो कर रहा है तो भी, अगर एक्सेसिवली ग्रो कर रहा है तो भी, और अगर कम ग्रो कर रहा है तो भी, क्योंकि आपके पास वो डेटिंग स्कैन मौजूद होता है। जी। दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आया प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या कहीं कोई एक टॉपिक तो नहीं है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है अगर एक टॉपिक जो है वो रप्चर हो जाए तो। तीसरा, अगर इंट्रायूट्राइन है तो क्या वो वायबल प्रेगनेंसी है या वो वायबल प्रेगनेंसी नहीं है, बच्चा जिंदा भी है कि नहीं है, उसकी हार्ट बीट आ गई है या नहीं आ गई है। चौथा, कि क्या वो सिंगलटन प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी के अगेन बहुत हैज़र्ड्स है। जो भी कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी की हैं वो डबल हो जाती हैं, एनीमिया ज़्यादा हो जाएगा, वॉमिटिंग ज़्यादा हो जाएगी, प्री टर्म लेबर ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके ऊपर आपको उसका आइडिया मिल जाता है। और प्लस कोई पैथोलॉजी तो नहीं है पेल्विस में, कोई यूट्रस में फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है। सो आपको एक सिंपल अल्ट्रासाउंड बेस लाइन पे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दे देता है, और कोई ग्रॉस एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। अगर ब्रेन एबनॉर्मेलिटी होगी तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। जी। तो इसलिए वो फर्स्ट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एवरी 4 वीक्स यूजुअली हम कॉल करते हैं। आजकल नया प्रोटोकॉल आया हुआ है बाहर के मुल्कों में जहां उन्होंने एंटीनेटल विजिट्स को कम करने की कोशिश की है, स्पेशली जो मल्टीज़ हैं जिनके दूसरे तीसरे बच्चे हो रहे हैं उनमें ज़रा कम कर दी हैं, लेकिन प्राइमीज़ के अभी भी जो पहला बच्चा होता है उसकी विजिट ज़्यादा है। हम यहाँ पे अभी भी अपना पुराना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कंप्लायंस के बहुत इशू है। हम अगर 4 हफ्ते बाद बोलेंगे तो वो 4 हफ्ते बाद कभी नहीं आएंगे, वो 6, 8, 2 महीने बाद ही आएंगे। तो अगर हमने उनको ऑलरेडी 2 महीने बाद बुलाया तो वो तो आपको 6 मंथ्स प्रेगनेंसी पे आके मिलेंगी। तो इसलिए एवरी मंथ हम बुलाते हैं, एंड अराउंड 20 वीक्स जो कि 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कह सकते हैं आप, वहाँ पे हम एक और स्कैन करवाते हैं जिसके अंदर ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर ये पता चलता है कि बच्चा नॉर्मल है या उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है। पेट सही बना हुआ है, मुंह सही बना हुआ है, एब्डोमिनल वॉल सही बनी हुई है, लिम्स सही हैं, ये सारी चीज़ें आप एक्सक्लूड करने के लिए एक एनामली स्कैन जिसको हम कहते हैं वो उस वक्त में कराते हैं। जी। तो हर हफ्ते, हर महीने जब वो आती है टिल 34 वीक्स, तो आप हर विजिट पे उसका हीमोग्लोबिन और यूरिन चेक कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, वेट चेक कर लेते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं कि इनके अंदर तो कोई प्रॉब्लम्स और कोई इश्यूज नहीं आ रहे हैं। फिर शुगर आपने एक इनिशियली चेक कर ली, एक 28 वीक्स पे चेक कर ली, पता चल गया, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता चला जाता है।
जी। ज़रूरी नहीं है कि किसी को ऑलरेडी डायबिटीज़ हो, ज़रूरी नहीं है कि उसको ना हुई हो। जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी एक चीज़ होती है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान आती है सामने और आती फिर है। चली जाती है। जी। तो उसको स्क्रीन करने का बेस्ट टाइम 27-28 वीक्स होता है। तो इसी अगर हम उनको रेगुलरली नहीं बुलाएंगे तो एवरी एंटीनेटल विजिट हैज़ अ स्पेसिफिक एम एंड एन ऑब्जेक्ट जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। लोग क्या समझते हैं, अननेसेसरीली जा रहे हैं, डॉक्टर साहब ने क्या किया, कुछ नहीं, एक धड़कन सुनी, एक ब्लड प्रेशर लिया। नहीं, यही टाइम पीरियड होता है, हमें पता होता है कि जी 28 वीक्स के बाद ब्लड प्रेशर की क्या इंपॉर्टेंस है, 28 वीक्स के बाद शुगर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसके लिए उनका आना ज़रूरी होता है। फिर आगे चलते हैं तो वंस प्रेगनेंसी एडवांसेस सबसे ज़्यादा फिक्र क्या होती है, स्पेशली अगर कोई पहला बच्चा है किसी का या किसी का 7वां 8वां बच्चा है, तो फिक्र ये होती है कि उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन ना हो जाए, ब्लड प्रेशर ना हो जाए, क्योंकि अगर वो होगा, अनकंट्रोल्ड होगा, अनडिटेक्टेड होगा, शी विल एंड अप इन फिट्स, जिससे क्या होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी, बच्चा भी मर सकता है, माँ की भी सेहत को बहुत सेहत पे बड़ा जा खतरा सकती है। होगा। आई मीन सिटिंग इन सिविल हॉस्पिटल, हर इमरजेंसी में हमें कम से कम 2-3 एक्लेम्प्टिक मिलते हैं, जो कभी ठट्टा से आए हुए होते हैं, तो कभी जैकबाद से आ रहे हैं, तो कहीं मतलब इवन कराची से आपको प्राइवेट प्रोसेस से जो है वो रेफर होके मिलते हैं। और दैट इज़ बिकॉज के ये नहीं कि डॉक्टरों का इतना कसूर है, बिकॉज वो कभी जाते ही नहीं है, वो उस वक्त जाते हैं जब औरत को फिट पड़ रहे होते हैं, तो वो लेके उसको पहुंच जाते हैं अस्पताल। जी। उस वक्त आप क्या करेंगे उसके लिए और कितना करेंगे, ठीक। तो 34 वीक्स तक एवरी मंथ, वंस अ मंथ, उसके बाद एवरी 15 डेज, ठीक है, टिल 36 वीक्स, एंड देन वीकली, हर हफ्ते आप बुलाते हैं देखने के लिए कि भाई क्या हालत है, हेड एंगेज हुआ है नहीं हुआ है, नॉर्मल लेबर के चांसेस है अगर या नहीं है, नॉर्मल लेबर के चांसेस, सिजेरियन सेक्शन होना है तो कब होना चाहिए है, पेल्विक असेसमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हर विजिट का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से कुछ हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम उन सिर्फ ये कह देना कि बीबी आपने 4 हफ्ते बाद आना है, इट्स नॉट फेयर। यू मस्ट टेल देम कि जी आपने क्यों आना है, हमने क्या देखना है, इसलिए आपका आना ज़रूरी है, हमें कौन सी रिपोर्ट्स रिव्यू करनी है, इसलिए आपका आना ज़रूरी है, आपका ब्लड प्रेशर यहाँ से हमें नोट करना बहुत ज़रूरी है, आपका वज़न देखना है, बच्चे को देखना है, बच्चे की ग्रोथ देखनी है, इसलिए आपको हम बुला रहे हैं। इस दफ़ा आएंगे तो हम आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, इस दफ़ा आएंगे तो हमने ये करवाना है। जब उनको आप अच्छी तरह काउंसल करते हैं तो उनकी कंप्लायंस भी बहुत बेहतर हो जाती है, दे डू कम देन। लेकिन अगर आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया, अच्छा 4 हफ्ते बाद आ जाना या 2 हफ्ते बाद आ जाना, आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं फिर। अच्छा साहब, इस खत्ते का एक बहुत बड़ा मसला मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी है तो इसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे देही इलाक़ों में तो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ का अवेलेबल ना होना, ट्रेंड मिडवाइफ्स का ना होना, ये बहुत बड़े मसाइल कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरह से बात की जाए शहरों की, जहाँ पर ये सहूलियात मैसर तो हैं लेकिन फिर अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो इन चीज़ों को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए? देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी जो है ना हमारी, मैं बेसिकली समझती हूँ वो इसलिए है क्योंकि हमें अपनी लिमिटेशंस नहीं पता है। डिलीवरीज़ बहुत सारी हो रही हैं शहर में, गांव में, और हर डिलीवरी किसी हर जगह जो जहाँ डिलीवरी हो रही है वो फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल्स नहीं हैं। दाइयाँ भी करा रही हैं, मिडवाइफ्स भी करा रही हैं, डॉक्टर्स भी करा रहे हैं छोटे हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट अपने घरों में हॉस्पिटल्स खोल के मैटरनिटी होम्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे भी डिलीवरीज़ हो रही हैं, बहुत ठीक और अच्छी डिलीवरीज़ हो जाती है। लेकिन हर एक घर में कोई थिएटर नहीं है, हर एक हॉस्पिटल में थिएटर नहीं है। पर्सनली मैं समझती हूँ कि टाइमली रेफरल्स जो होते हैं ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, उन बर्थ अटेंडेंट्स को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कहाँ वो ये समझ रहे हैं कि नाउ दिस पेशेंट नीड्स टर्शरी सपोर्ट, टर्शरी केयर, और इसको अब हमें ज़्यादा ट्रायल देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसको रेफ़र कर दें। जी। मैं एक ऐसी जगह पे काम कर रही हूँ सिविल हॉस्पिटल में जहाँ हमारे पास ज़्यादातर रेफर्ड केसेस आते हैं, और जो मैंने नोटिस किया है कि रेफ़र तो होते हैं लेकिन रेफरल्स बड़े डिलेड रेफरल्स हैं। जब तक वो हम तक पहुँचते हैं वो काफ़ी देर हो चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी होती है। आई मीन आप क्या करेंगे, एक पेशेंट अगर नो पल्स नो बीपी में आया है या एक पेशेंट DIC डेवलप करके आया है, तो उसको हम कितना कर लेंगे और क्या कर लेंगे। तो टर्शरी सेंटर्स, अफोर्डेबिलिटी का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल में एक पैसा खर्च नहीं होता आजकल मरीजों का। आगा खान भी एक टर्शरी सेंटर है, वहाँ पैसा खर्च, सो
आपको ये देखते हैं, अगर कोई आगा खान अफोर्ड कर सकता है तो वो आगा खान जाएगा, कोई ज़ियाउद्दीन अफोर्ड कर सकता है वो ज़ियाउद्दीन आएगा, जो नहीं कर सकता है वो सिविल जिन्ना भी जा सकता है जी। लेकिन जगहें हैं जहाँ पे मेडिकल एड्स मिल जाएंगी और मिलती हैं, लेकिन वक्त से पहुँचाना और पहुँचना एक बहुत बड़ा इशू है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एक बड़ा इशू है कि उसे टाइमली आइडेंटिफाई करके और उसको प्रॉपरली रेफ़र कर दें। जो जितना अफोर्ड कर सकता है उसको उस हिसाब से रेफ़र किया जाए, क्योंकि हर कैटेगरी की हॉस्पिटल है हमारे पास। बहुत रिच जहाँ लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भी है, जो बिल्कुल कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी है। और ये तो आई एम श्योर आप भी डॉक्टर हैं, आप मानेंगे कि ऐसे ऐसे केसेस और ऐसी ऐसी चीज़ हमारे ये सिविल और जिना में मरीज़ आते हैं और अल्लाह की शान है कि वो बचते भी हैं कि बेसिकली खुद अपने आप में करिश्मा होता है कि वो किस तरह से बच गए। आई वुड से कि मिरेकल्स तो वही हम देखते हैं, और बिलीव इट और नॉट बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से सही तौर पर हम वहीं पर जान पाते हैं कि ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में। एग्जैक्टली आप सोच नहीं सकते जब एक इमरजेंसी के अंदर आपको 40-50 पेशेंट्स मिलते हैं और उनमें से 10-15 ऐसे हैं जो बहुत बुरे हाल, और अक्सर आप यकीन कीजिए पेशेंट्स के अटेंडेंट्स आते हैं, छोड़ते हैं टाइम मरीज को और गायब हो जाते हैं। ब्लड आप अरेंज करें, दवाइयाँ आप अरेंज करें, सर्जरीज आप अरेंज करें, हर चीज़ आप अरेंज कर रहे होते हैं, आप भाग रहे होते हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अभी ये तो मेरे ख्याल से डॉक्टर्स के साथ भी ज्यादती है कि आप एक छोड़ के चले जाएं और आप उनका ब्लड तक अरेंज ना करें, तो दैट इज़ टू मच। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर मैटरनल हेल्थ के हवाले से मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।